फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए। खदेड़ा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ सफाया भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का भी जो श्रेय मिले जाता है, ऐसे आज के यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं लखनऊ की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भारत दर्शन में और भारत के माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिला कार्यक्रम को आगे बढ़ाने अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। आपकी आस्था को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम कब तक समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस से कहेंगे कि जाओ हम मुसलमान हैं, तुम हमारे मुकद्दर के फैसले करो? नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को। वो जो दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है, उस दरवाजे को आप बंद कर देना। बताओ बंद करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप बंद कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बात सिर्फ यूपी चुनाव की नहीं है, बात अगले लोकसभा चुनाव की भी है। कहते हैं कि यूपी जीतने वाले का दबदबा दिल्ली की सत्ता पर भी होता है। इसीलिए यूपी चुनाव के आने वाले नतीजों पर पूरा देश टकटकी लगाए हुए है। आप इसे ऐसे भी समझिए कि यूपी में मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ ही देश का प्रधानमंत्री चुनने का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। अपने लखनऊ दौरे में अमित शाह ने बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया और अखिलेश यादव को भी लगता है कि उनका मामला पहले से सेट है। उनकी लड़ाई सत्ता से भी है और विपक्ष में मायावती और प्रियंका गांधी से भी है। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को लगातार जीत दिलाने वाले अमित शाह का यूपी को लेकर मास्टर प्लान तैयार है। शाह की चाह केएम फॉर्मूले से अखिलेश यादव के एमएम फॉर्मूले को ध्वस्त करने की है। पंकज का पंच में आज हम चर्चा करेंगे कि केएम और एमएम फॉर्मूला है क्या, कैसे बना और यूपी के इस चुनाव में कौन सा फॉर्मूला हिट रहेगा और कौन सा मिसफिट रह जाएगा। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यूपी दौरे का अमित शाह का फर्स्ट डे फर्स्ट शो शानदार रहा। हर लिहाज से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बने सस्पेंस पर फुल स्टॉप लग गया। असम की तरह बीजेपी यूपी में कोई प्रयोग नहीं करना चाहती है। योगी से भी बड़ा हो गया है योगी आदित्यनाथ का नाम। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। जिस समय अमित शाह लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने ऑफिस में बीजेपी के झगड़े का जिक्र कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। वो ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी को लेकर बहुत कुछ कहा गया। दिल्ली और लखनऊ में अनबन की खबरें उड़ती और उड़ाई जाती रही। क्या क्या ना कहा गया, लेकिन अमित शाह के दौरे ने सबको आईना दिखा दिया।
लखनऊ एयरपोर्ट पर बीजेपी के चाणक्य के स्वागत में पार्टी के सभी नेता लाइन में थे। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के मंच से वाह योगी जी वाह करते रहे तो इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की। अमित जी आप हैं तो आज बीजेपी है तो हम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का भी जो श्रेय देने जाता है, ऐसे आज के यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं लखनऊ की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के हर कोने में गूंजे यही पुकार, मेरा परिवार भाजपा परिवार। यूपी की राजनीति के चार बड़े चेहरे हैं। बीजेपी से योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बीएसपी की बॉस मायावती और कांग्रेस से प्रियंका गांधी। अखिलेश, मायावती और प्रियंका भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबका लक्ष्य योगी को सत्ता से हटाना है। इसके लिए इनमें आपस में भी ठनी है। मतलब योगी के खिलाफ सबसे बड़े लड़ैया कौन? बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने तो इसका ऐलान अपने पहले चुनावी दौरे में ही कर दिया। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं। मैं आज कुछ तथ्य ये अखिलेश एंड कंपनी के कान में पड़े, बहन मायावती के कान में पड़े और ये गांधी वाड्रा परिवार के लोग भी जरा सुने, इसके लिए हिसाब किताब लेकर आए। क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो 365 दिन राउंड द क्लॉक हमेशा के लिए समाज सेवा का काम करते हैं, और कुछ दल ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक बाहर आ जाता है, ऐसे चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त ही बाहर आते हैं। यूपी के चुनावी मुकाबले की तस्वीर अब करीब करीब साफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी का दावा है कि टक्कर तो इनके बीच ही, बाकी सब प्लेयर मुकाबले से बाहर हैं। पर इस बार के चुनाव में मंडल चलेगा या फिर कमंडल? कौन किस पर पड़ेगा भारी? या फिर मंडल कमंडल साथ साथ चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि पहले कमंडल रहेगा और फिर मंडल वाली पॉलिटिक्स। बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में मंडल और कमंडल की राजनीति में किधर खड़े हैं? मंडल और कमंडल से चुनाव में किसका मंगल हो सकता है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझ लें कि मंडल और कमंडल आखिर है क्या। मोटे तौर पर कमंडल का मतलब हिंदुत्व से रहा है। राम मंदिर आंदोलन के जमाने से ही इसका चलन शुरू हुआ, जबकि पिछड़ों के नाम पर होने वाली राजनीति मंडल कहलाती है। 1990 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई और तब से ही मंडल और कमंडल का ये संघर्ष जारी है। एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। बीजेपी ने तो तय कर लिया है कि फिर चलेगा हिंदुत्व का जोर। राम से बड़ा राम का नाम। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो चुनाव में पार्टी का काम भी बन जाएगा। चुनावी राजनीति में मंडल और कमंडल के बीच जब भी संघर्ष हुआ है, जीत मंडल की ही हुई है। अब जब बात यूपी की चली है तो मैं जिक्र 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव का करना चाहता हूं। तब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने मिलकर चुनावी गठबंधन कर लिया था। उन दिनों राम मंदिर आंदोलन अपने शिखर पर था और बीजेपी के पास कल्याण सिंह जैसा मजबूत और ताकतवर नेता भी। लेकिन उन दिनों नारे लगे, मिले मुलायम, कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। फिर
मुझे याद आ रहा है चुनाव 2015 का बिहार विधानसभा का। तब लालू यादव और नीतीश कुमार का मंडल बीजेपी के कमंडल पर भारी पड़ा। इन्हीं गलतियों से सबक सीखते हुए अमित शाह ने यूपी चुनाव के लिए केएम फार्मूला तैयार किया है। के का मतलब कमंडल और एम का मतलब मंडल। लेकिन अमित शाह ने यूपी में बीजेपी की जीत के लिए इन दोनों फैक्टर यानी के और एम को साथ लेकर चलने की राह बनाई है। बीजेपी का फोकस इस बार पिछड़े और दलितों पर है। हाल ही में पार्टी ने लखनऊ में अलग अलग जाति की करीब 3 दर्जन सभाएं की। मोदी और योगी मंत्रिमंडल के पिछले विस्तार में भी दलितों और पिछड़ों को ही जगह मिली। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार 2/3 टिकट भी इसी कैटेगरी के नेताओं को देने हैं। सामाजिक समीकरण हिट और फिट रहे, इसीलिए बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन है। इसके साथ ही बीजेपी को पिछले ही हफ्ते 6 पार्टियों के हिस्सेदारी मोर्चे का समर्थन भी मिल गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्रधा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्म मोक्ष देवी नारायणी नमोस्तुते। मागो सबार मंगल करो, जय मारांगुरु सबार मंगल करो। आमी सबार कल्याण कामना करे যাবার সময় বলবো গর্বেতার মা বোনেরা একটু উলুধ্বনি হবে, আপনাদের একটু আশীর্বাদ, একটু শুভেচ্ছা, একটু দোয়া চাই। अखिलेश यादव बंगाल की तरह यूपी में खेला करने को बेकरार हैं, लेकिन वे मंदिर और हिंदुत्व के जाल में नहीं फंसना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये बीजेपी का बनाया ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप फंसे तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यूपी जीतने का उनका फॉर्मूला है MM, मतलब मंडल और मुस्लिम। फर्क बस इतना है कि उनकी जुबान पर सिर्फ मंडल आता है, मुस्लिम नहीं। आपने कभी इस नेता को चुना तो वो कभी बीएसपी में थे, कभी दाढ़ी थी तो दाढ़ी कटाकर सपा में चले गए। मंडल को और मजबूत करने के लिए, उसमें और धार लाने के लिए अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर को अपना बना लिया है। केशव देव मौर्य और संजय चौहान की पार्टियों से भी चुनावी गठबंधन हो चुका है, जबकि जयंत चौधरी की पार्टी RLD से बातचीत जारी है। लेकिन मसला 22 और 40 में फंस जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 40 और समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिले थे। RLD को 2% और कांग्रेस को 6% वोट मिले थे। पिछली बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। सब जोड़ लें तो भी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी कैंप के खाते में 30% ही वोट होते हैं। मतलब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में वोट शेयर का फासला अब भी करीब 10% का है। अखिलेश की रणनीति ये है कि 19% मुस्लिम वोटों में इस बार कोई बंटवारा ना हो, इसीलिए दूसरी पार्टियों के ताकतवर मुस्लिम नेताओं को तोड़कर अपने साथ ला रहे हैं। हाल के दिनों में बीएसपी छोड़कर बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी, कादिर राणा, असलम रायनी, असलम अली चौधरी और मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। अखिलेश यादव का गणित है कि 19% मुस्लिम, 10% यादव और अति पिछड़ों और गैर जाटव बिरादरी के दलित मिलकर उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। राजनीति का गणित कुछ अलग ही होता है। 2 और 2 जोड़कर 4 होता है और कभी कभी 22 भी हो जाता है। अगर 22 हुआ तो फिर 2022 में अखिलेश के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, एक्शन के रिएक्शन का। अगर मुसलमान एकजुट हुए तो फिर उनके खिलाफ गैर यादव पिछड़े भी गोलबंद हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर बीजेपी की जीत का सिलसिला शायद ही टूट पाए। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।